टीकाकरण की धीमी रफ्तार गंभीर चिंता की बात है। महामारी पर काबू पाने के लिए जांच, इलाज और संपर्कों का पता लगाने से भी ज़्यादा टीकाकरण को सबसे महत्वपूर्ण उपाय माना गया। लेकिन इस काम में ही सबसे ज़्यादा मुश्किलें आ रही है। समय से टीकों की आपूर्ति नहीं होने से कई राज्यों को अपने यहाँ टीकाकरण केंद्र बंद करने को मजबूर होना पड़ रहा है। कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री टीकों के लिए गुहार लगा रहे हैं। यह बिल्कुल वैसी स्थिति बन गई है जैसे पिछले दिनों ऑक्सीजन संकट के दौरान देखने को मिली थी। गौरतलब है कि महामारी जिस प्रकृति की है उसे देखते हुए जल्द से जल्द सबको टीके चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार के दावों में कहीं कोई कमी नहीं है। सरकार लगातार कह रही है कि टीके पर्याप्त हैं, राज्यों को पर्याप्त आपूर्ति हो रही है और इसी साल के अंत तक देश की बड़ी आबादी का टीकाकरण कर दिया जाएगा। अगर ऐसा है तो फिर क्यों राज्यों को टीकाकरण केंद्र बंद करने पड़ रहे हैं? अगर राज्यों के पास टीका ही नहीं होगा और सिर्फ 2-3 दिन के भंडार पर यह अभियान चलेगा तो कैसे टीकाकरण का लक्ष्य पूरा होगा, यह समझ से परे है। इसमें कोई संदेह नहीं कि टीकाकरण अभियान को लेकर कई संकटों से दो चार होना पड़ रहा है। इसके लिए पूरे तौर पर केंद्र सरकार ही जिम्मेदार दिखती है। देश में टीकाकरण की नीति और उस पर अमल तक के मामले में आए दिन जिस तरह के फैसले देखने को मिल रहे हैं, उससे लगता है कि इस मिशन की तैयारियों में भारी खामियां रही। टीका निर्माता कंपनियों की कमी, उनका रुख, उत्पादन क्षमता, कीमत को लेकर मोल भाव के हालात जैसे तमाम कारण हैं जो इस अभियान में बाधा बने। टीकों की खरीद और मोल भाव को लेकर राज्यों को अलग जूझना पड़ रहा है, जबकि पिछले 1 साल से सरकार को यह पता था कि आने वाले वक्त देश में बड़ा टीका अभियान चलाना पड़ेगा। लेकिन टीका आ जाने के बाद भी सरकार देश की ज़रूरत के मुताबिक इनका उत्पादन सुनिश्चित नहीं कर पाई। देश सिर्फ 2 टीका निर्माता कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक पर ही निर्भर बना रहा, जबकि होना यह चाहिए था कि महामारी की दस्तक के बाद ही सरकार और कंपनियों को टीके तैयार करने की मुहिम में लगाती। भले इनमें कितना ही निवेश या खर्च क्यों न आता, फिर सीरम जैसी कंपनियों ने दूसरे देशों के साथ जो व्यापारिक अनुबंध पहले ही कर लिए थे उससे उसे रोका जाना था और देश की ज़रूरत पहले पूरी की जानी थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टीके निर्यात होते रहे, इसकी कीमत आज देश की जनता चुका रही है। अब आनन फानन में विदेशी टीकों को मंजूरी देनी पड़ रही है, लेकिन इन टीकों को भी आने में अभी वक्त लगेगा। देसी कंपनियों का उत्पादन बढ़ने में भी 2-3 महीने लग जाएंगे। लेकिन तब तक क्या होगा? इधर 18 से 44 साल के वयस्कों के लिए भी मांग अचानक बढ़ गई। इसका नतीजा यह हुआ कि अब
न तो वयस्कों को ही टीके लग पा रही हैं और न ही 44 साल से ऊपर वालों के टीकाकरण का काम तरीके से चल रहा है। लोग रोजाना कतारों में धक्के खा रहे हैं। जिसे टीके की पहली खुराक लग गई है उसे दूसरी के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। यह स्थिति एक लचर और लापरवाह व्यवस्था का परिचायक है। जाहिर है आकलन के हर स्तर पर हम कमज़ोर रहे। क्या ऐसे में साल के अंत तक टीकाकरण का लक्ष्य हासिल हो पाएगा? महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुई ताज़ा नक्सली मुठभेड़ से एक बार फिर यह सवाल गाढ़ा हुआ है कि तमाम प्रयासों के बावजूद आखिर सरकारें इस समस्या से पार पाने में क्यों विफल साबित होती है। गनीमत है कि इस मामले में सुरक्षा बलों को कोई नुकसान नहीं हुआ। 13 नक्सली मारे गए। इसे वहाँ की पुलिस अपनी बड़ी उपलब्धि मान रही है। 2 साल पहले उसी इलाके में नक्सलियों ने 15 पुलिसकर्मियों को घात लगाकर मार डाला था। यह मुठभेड़ ऐसे समय में हुई जब राज्य के गृह मंत्री उस इलाके के दौरे पर थे। नक्सली ऐसे अवसरों की तलाश करते रहते हैं जब सुरक्षा बलों पर हमला करके वे सरकारों को चुनौती दे सके। पिछले ही महीने छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला करके भारी नुकसान पहुंचाया था। तब भी उनकी रणनीतियों से पार पाने के उपायों पर जोर दिया गया था। जब भी ऐसे नक्सली हमले होते हैं तो सरकारें अपनी कमजोरियों को दुरुस्त करने और नक्सलियों के मंसूबे तोड़ने के व्यावहारिक तरीके अपनाने का संकल्प करती है, पर वे विफल ही देखी जाती है। सुकमा की घटना के बाद शहीद सुरक्षा बलों को श्रद्धांजलि अर्पित करने केंद्रीय गृह मंत्री भी गए थे। तब भी उम्मीद की गई थी कि इस समस्या से पार पाने के लिए किसी नई रणनीति पर विचार होगा। नक्सली समस्या पर काबू पाने के मकसद से पहले दोनों पक्षों के बीच वार्ताओं के कई दौर भी चले थे, मगर उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। फिर सरकारों ने उन्हें हथियार के बल पर रोकने की रणनीति बनाई। अब कई सालों से बातचीत की कोई पहल भी नहीं होती। अनेक अंचलों में नक्सलियों के सफाई के लिए व्यापक अभियान चलाए गए। दावे किए गए कि अब उनकी कमर टूट चुकी है और वे फिर से सिर नहीं उठा सकेंगे, मगर वे दावे सच साबित नहीं हुए। नक्सली मुख्य रूप से देश के आदिवासी बहुल इलाकों में सक्रिय हैं और वे स्थानीय लोगों को इस तर्क पर अपने समर्थन में जोड़ लेते हैं कि सरकारें उनके जल, जंगल और ज़मीन पर कब्जा करना चाहती है। इस तरह उनका नैसर्गिक जीवन प्रभावित होगा। यह बात पूरी तरह गलत भी नहीं है। कई जगह सरकारें खनिज और कल कारखानों के लिए आदिवासी इलाकों की ज़मीन जबरन अधिग्रहित करने का प्रयास भी करती देखी गई है। इससे उनमें स्वाभाविक रूप से असंतोष पनपा है। हालांकि आदिवासियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि के लिए योजनाएं चलाने और उनमें पनपी नाराजगी को दूर करने के भी प्रयास हुए हैं, मगर उन पर नक्सलियों का प्रभाव ही गहरा नजर आता है। दरअसल नक्सलियों की ताकत जंगलों के भीतर और पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोग ही हैं, जिनसे उन्हें सहयोग मिलता है। सरकारें
जब तक स्थानीय लोगों का विश्वास हासिल नहीं करती, तब तक नक्सलियों की ताकत कम कर पाना संभव नहीं है। इसके लिए अनेक बार प्रयास हुए पर सफलता नहीं मिली, तो उसमें कहीं न कहीं सरकारी रणनीति की कमजोरी है। जब तक अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से नक्सली साजिशों का पता लगाने और उनके संसाधनों को खत्म करने का तंत्र मजबूत नहीं होता, तब तक नक्सलियों पर काबू पाना मुश्किल ही रहेगा। नक्सली भी अब जंगलों में कई तरह के धंधे चलाने लगे हैं। उन्होंने जगह जगह अपना साम्राज्य बना लिया है। उस साम्राज्य को तोड़ने के लिए स्थानीय लोगों का समर्थन जरूरी है। जब तक सरकारें इस दिशा में नए ढंग से रणनीति नहीं बनाती, नक्सलियों के मंसूबे शायद ही कमज़ोर हो।